मेरे छोटे मामा का बेटा हमारे साथ रहता था। मेरा कोई भाई नहीं था, तो मैं को भाई ही समझती, लेकिन वह मुझ पर गंदी नज़र रखता। मैं उससे 15 साल छोटी थी, लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल से वापस घर आई, तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ मेरा भाई था। मैं उसके कमरे में गई तो उसने दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। कांच का जग टूटकर चकनाचूर हो गया था और साथ ही मेरे सारे सपने और जज्बात भी चकनाचूर हो गए। मेरे रोने की कमरे के चारों दीवार गूंज रही थी, लेकिन उस इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। मैं अपने ही घर में असुरक्षित थी। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मेरी आंखों के सामने हर चीज़ धुंधला गई थी। मेरे आंसुओं ने तकिए को पूरी तरह भिगा दिया था, लेकिन आंसू फिर भी रुक नहीं रहे थे और बहते जा रहे थे। मेरे दिल पर जो जख्म लगे थे वो शायद सारी जिंदगी मिट नहीं सकते। उस दिन का एक एक बात मेरी आंखों के सामने घूम रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पापा की यादें मेरी आंखों में बस गई हों। मैं अपने पापा की लाडली थी। अगर आज मेरे पापा ठीक होते तो शायद किसी के अंदर यह हिम्मत ना होती कि वह मुझे मेरे ही घर के अंदर बर्बाद कर दे। आज तो इस घर की दीवारें भी मेरे पर रो रही थी। ये वही घर था जहाँ कभी मेरी हंसी गूंजा करती। आज मेरी चीखों से ये घर गूंज उठा था। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। न जाने मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिसकी सजा यूं मेरे नसीब में लिखी गई, वह भी उस इंसान के हाथों जिस पे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा कर बैठी थी। वो इंसान मुझे बर्बाद करके खुद घर से बाहर निकल गया था और कई घंटे अपनी हालत पर रोने के बाद मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई। धीरे धीरे चलते हुए मैं वॉशरूम में गई तो आईने में अपना चेहरा देखकर एक बार फिर मेरे आंसू बह निकले। मेरे चेहरे पर जगह जगह दांतों के निशान थे। मैंने अपने चेहरे पर पानी का छींटा मारा और खुद को संभालते हुए वापस अपने कमरे में आई। मम्मी के आने में न जाने अभी कितना समय बाकी था। मैंने खुद को कमरे में अंदर से बंद कर लिया। डर के मारे मैं अभी भी थर थर कांप रही थी। बार बार मुझे ख्याल आता कि मैं कोई भयानक सपना देख रही हूँ। मेरी आंखें खुलेंगी और यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं सच्चाई से नजरें नहीं चुरा सकती थी। ये कोई भयानक सपना नहीं था, बल्कि एक भयानक सच था जो अब मेरे साथ सारी जिंदगी रहने वाला था। मैं एक बार फिर जोरदार चीख मारकर रो पड़ी। शायद अब सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही रोना था। रात हुई, मम्मी और मेरी वापस लौटे तो मम्मी मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैंने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया और उनके गले लग कर जोर से रोने लगी। मम्मी तो मेरी हालत देखकर सांस लेना भूल गई। वो बेयकीनी से मुझसे पूछ रही थी कि ये सब क्या है। मैं मम्मी को एक एक बात बता दी, जिसे सुनकर मम्मी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मम्मी के लिए तो मेरे शब्दों पर यकीन करना ही नामुमकिन था, लेकिन मेरी हालत उन्हें बहुत दुखी कर चुकी थी। मुझे लगता था शायद तकदीर ने मेरे लिए इतनी ही आजमाइश लिखी थी, लेकिन मुझे ये खबर नहीं थी कि अभी तो मेरे लिए आजमाइशों का एक दरिया बाकी था। मैं सारा दिन घर में मनोज मस्ती करती रहती, इसलिए घर में हर समय रौनक लगी रहती इसलिए घर में हर समय रौनक लगी रहती। पापा मुझे देखकर जीते थे, पर माँ मेरी शरारतों से परेशान रहती। पापा को ऑफिस से लौटते ही मैं उनके गले लग जाती थी और उनको अपनी सारे दिन का कहानी सुनाती। मैं जब तक पापा को एक एक बात ना बता देती, मुझे सुकून नहीं आता था। मम्मी तो मुझे पापा की जान कहा करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन ना जाने अचानक ही हमारे हंसते घर को किसकी नज़र लग गई। ऐसा लगता था जैसे खुशियां हमसे रूठ गई हों। पापा को फालिश हो गया था और वो बिस्तर पर पड़ गए थे। घर के हालात अचानक से ही खराब होने लगे। कोई भाई तो था नहीं जो पापा की देखभाल करता। मम्मी को ही सब कुछ देखना पड़ रहा था। पापा के बड़े भाई काफ़ी दिन से पापा से नाराज थे और हमारा उनसे मिलना जुलना बंद था। लेकिन जब पापा का फालिश हुआ तो मेरी मम्मी ने खुद उन्हें फ़ोन करके पापा के बारे में बता दिया। मम्मी को यकीन था कि पापा के फालिश का सुनकर बड़े पापा की सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पापा के बारे में सुनते ही बड़े पापा
पापा को देखने के लिए भी नहीं आई और मेरे पापा हमारी हालत देखकर कहने लगे, तुम लोगों के लिए अब अकेले रहना मुश्किल है, इसलिए मैं मनोज को कहता हूँ कि वो तुम लोगों के पास आकर रुक जाए। मनोज उनका मामा का बड़ा बेटा था और बहुत ही अच्छा था। मैंने उन्हें आज से करीब 8 साल पहले देखा था। उसके बाद हमारे स्कूल की वजह से आना जाना नहीं हो पाता था। पापा की तबीयत खराब रहती थी। पापा की बात सुनकर मम्मी ने सुकून की सांस ली कि मनोज भाई के आ जाने से थोड़ी बहुत मुश्किल कम हो जाएगी। पापा बिस्तर पर पड़े दर्द से करहाते रहते और हम दोनों पापा को देख कर रोती रहती। मैंने सारी जिंदगी में कभी पापा को आराम करते नहीं देखा था और पापा पिछले 5 साल से बिस्तर पर पड़े हुए थे। मनोज भाई हमारे घर आ गए थे। वो पापा की पूरी तरह देखभाल कर रहे थे और उनके आ जाने से भाई की कमी भी पूरी हो गई थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी उम्र 13 साल की थी। पापा हमेशा कहा करते थे वो मुझे आईपीएस बनाएंगे और धूमधाम से मेरी शादी करेंगे, लेकिन वो अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए। मनोज भाई को माँ ने वापस ना जाने दिया और वो हमारे ही घर रहने लगे। मनोज भाई का घर दूसरे शहर में था। हमारे सारे रिश्तेदार भी दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन पापा की नौकरी की वजह से हम लोग इस शहर में आ गए। पापा की इस हालत के बाद मामा तो चाहते थे कि हम उनके शहर ही चलें, लेकिन मेरी पढ़ाई की वजह से अभी हमारा जाना मुमकिन नहीं था। मेरी 12वीं क्लास के पेपर बाकी थे। दूसरे शहर जाने की वजह से मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती, जबकि मैं तो अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती थी और आईपीएस बनना चाहती थी। मम्मी ने मामा से कह दिया कि जैसे ही मेरी बेटी की पढ़ाई ख़त्म होगी हम लोग आपके साथ चलेंगे, और मामा को हम लोगों की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो हर 2 महीने के बाद एक बार मिलने आ जाया करते। मनोज भाई भी कुछ दिनों के लिए अपने घर जाने की बात करते तो मैं फ़ौरन ही रोने लगती और उन्हें रोक लेती। मैं चाहती थी कि मनोज भाई हमें छोड़कर कहीं ना जाए, हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे। पापा के बीमार हो जाने के बाद मनोज भाई ने काफ़ी अच्छे से घर की जिम्मेदारियां संभाली थी। वो मुझसे 17 साल बड़े थे, लेकिन मेरे उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमारा गुजर बसर पापा की पेंशन से हो रहा था। मनोज भाई ने हमारे ही शहर में नौकरी कर ली और वो अपनी कमाई का कुछ पैसा मम्मी के हाथ पर रख दिया करते। मम्मी के लिए तो मनोज भाई कोई बेटे से कम ना थे, जिन्होंने पापा की कमी पूरी करने की कोशिश की थी। मैं मनोज भाई की जॉब से आते ही उनके आगे पीछे घूमने लगती और पापा की तरह उन्हें अपने दिन भर की कहानी सुनाती। रात को मनोज भाई थक कर सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगते तो मैं ज़बरदस्ती उनके आगे अपनी किताबें रख देती और उनसे अपना काम करवाती। जितनी देर मैं उनके पास बैठती उन्हें मोबाइल फ़ोन भी न उठाने देती और कभी तो मैं चुपके से उनका फ़ोन ही बंद कर देती। मैं अक्सर मम्मी से कहती कि मनोज भाई बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसे ही हैं। मेरे दिल में उनके लिए बहुत ही इज्जत और सम्मान था। एक दिन मैं थकी हारी स्कूल से घर लौटी तो पता चला कि मेरी मम्मी किसी करीबी रिश्तेदार की शादी की वजह से दूसरे शहर गई हुई है। वो मुझे छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि मेरी 12वीं क्लास के पेपर थे। घर में मनोज भाई मौजूद थे और उन्होंने ही मुझे ये बात बताई। वो आज नौकरी पर भी नहीं गए, वो घर पर ही मौजूद थे। उनकी बात सुनकर मैंने अपना यूनिफॉर्म बदला और खाना लेने के लिए किचन में गई तो उन्होंने आवाज़ देकर कहा कि मैं उन्हें एक गिलास पानी पिला दूं। जैसे ही मैं पानी का गिलास लेकर मनोज भाई के कमरे में गई तो उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। पहले तो मुझे लगा शायद वो मुझे तंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उनकी नज़र कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद तो जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वो सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगाकर छोटे छोटे कदम उठाते मेरे करीब आए तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मेरे हाथों से पानी का जग टूटकर ज़मीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। मनोज भाई ने मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और सारी हदों को पार करते हुए मुझ पर इस तरह हावी हुए कि मैं बचकर नहीं निकल सकी। मनोज भाई ने मुझे पूरी तरह लाचार कर दिया और मैं यकीन ही नहीं कर पाई थी कि ये वो इंसान है जिसे मैं अपना भाई मानती थी। मैं मनोज भाई से कहने लगी कि वो मुझे जाने दे
मैंने उनसे कहा कि मैं आपको भाई समझती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरी यह बात सुनकर तो मनोज बहुत जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे समझने से मैं तुम्हारा भाई नहीं हो जाऊंगा। मैं बहुत दिन से इस मौके की तलाश में था कि कब तुम मुझे अकेली मिलो और मैं तुम्हें अपना समय दूं। आज तुम्हारी मम्मी की अपने किसी सहेली की बेटी की शादी में गई है, जिसकी वजह से मुझे ये मौका मिला है और मैं इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। यह कहकर उन्होंने मेरे शरीर पर जख्मों के निशान छोड़ दिए। मेरी लाख मना करने के बाद भी उन्हें मुझ पर तरस न आया और वह मुझे पूरी तरह बर्बाद करके घर से निकल गई। जब मम्मी वापस आई और मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो मम्मी के लिए विश्वास करना मुश्किल हो गया। थोड़ी ही देर में मनोज घर के अंदर आया और मम्मी उसका कॉलर पकड़ लिया और उनसे पूछा कि वो किस तरह हमारी इज्जत से खेल सकते हैं। यह सुनकर मनोज भाई हैरत से मम्मी का चेहरा देखने लगे और कहने लगे कि वो तो अभी घर में दाखिल हुए हैं। मम्मी की बात सुनकर एक लम्हे के लिए वह चौंक गए। वो हैरानी से मम्मी से पूछ रहे थे कि आखिर क्या हो गया है और मम्मी क्यों उनका कॉलर पकड़ रही है और क्यों ऐसी बातें कर रही है। मम्मी ने टूटे फूटे आवाज़ से उनसे पूछा कि उन्होंने मेरी बेटी से क्यों खेला। यह सुनकर मनोज भाई गुस्से में आ गए और कहने लगे कि बुआ आप कैसी बातें कर रही हैं। कोयल तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं तो उससे बुरी नज़र से देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं। आप अपनी बेटी से पूछें कि ये किसका पाप मेरे सर पर डालने की कोशिश कर रही है। मैं तो कोयल को आपके जाने के बारे में बताकर काम पर चला गया था, क्योंकि आज मुझे बहुत काम था और मैं अभी आपके सामने लौट कर आया हूँ। अगर मैं कोयल के साथ ऐसी वैसी कोई हरकत करता तो लौट कर वापस क्यों आता। कोयल का काफ़ी दिनों से एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और मैं ये बात जानता था, इसलिए मैं चुप था कि एक ना एक दिन कोयल खुद आपको सब कुछ बता देगी। मुझे क्या पता था कि कोयल मेरी ही सम्मान पर कीचड़ उछाल देगी। हो सकता है कोयल ने अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उस लड़के को घर बुलाया हो और वो लड़के ने अपनी हदें पार कर दी हों। कोयल ने मुझ पर इल्ज़ाम डाल दिया। मनोज भाई की बात सुनकर मम्मी शक की नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और मेरे पैरों से तो पूरी तरह ज़मीन निकल गई। मैं तो ये सोच बैठी थी कि मनोज भाई अपने किए को मान लेंगे, लेकिन वो तो मुझे ही गलत साबित करने लगे। मैंने मम्मी से कहा कि मनोज भाई झूठ कह रहे हैं, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मनोज भाई ने ही मुझे बर्बाद किया है। यह सुनते ही मनोज भाई ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। कहने लगा, कोयल अपनी गलती मानने की बजाय तुम मुझे बुरा कह रही हो। मम्मी के तो समझ ही नहीं आ रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। मनोज भाई गुस्से में मम्मी से कह रहे थे कि वो एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहते और वो अपने कमरे में गए और अपना सामान रखने लगे। मम्मी ने मुझे हाथों से पकड़ लिया और कहने लगी कि सच बता, ये सब किसने किया है। मैं रोने लगी। मैं किस तरह साबित करती कि ये सब मनोज भाई ने ही किया था। थोड़ी ही देर में मनोज भाई अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकल आए। वो मम्मी से कहने लगे कि बुआ अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकता। मैं यहाँ अपने फूफा जी की कमी पूरी कर रहा था, लेकिन आपकी बेटी ने तो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल कर मुझे बहुत दुख पहुँचाया है और अब मैं एक पल के लिए भी इस घर में नहीं ठहर सकता। मम्मी तो मनोज भाई के जाने का सोचकर परेशान हो गई, क्योंकि पापा के बाद वो हमारा बहुत बड़ा सहारा थे, लेकिन मनोज भाई किस तरह रुकने के लिए तैयार नहीं थे। मम्मी ने मनोज भाई से कहा कि वह रात भर जो रुक जाए, भले ही सुबह होते ही चले जाएं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। मनोज भाई को मम्मी की ये बात ठीक लगी, इसलिए वह अपने कमरे में वापस चले गए। मम्मी ने मुझे कहा कि मैं सोच समझ कर उन्हें सुबह तक सब कुछ सच सच बता दूं। मम्मी की बातें ने मुझे और भी घायल कर दिया, क्योंकि मेरी मम्मी को मेरी बजाय मनोज भाई पर भरोसा था। माँ अपने कमरे में चली गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैनी से घर में यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा घुटन का एहसास हो रहा था। मैं छत पर जाने लगी तो अंधेरे में मुझे मनोज भाई की आवाज़ आ रही थी। वह छत पर मौजूद थे और शायद किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मनोज भाई की बातों ने मुझ पर बहुत सी हकीकतें खोल दी।
वो किसी से फ़ोन पर कह रहे थे कि बस अब इंतज़ार का समय ख़त्म हो चुका है और मैं कल सुबह ही वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया। जवाब में वह कहने लगे कि मैंने हमेशा के लिए पूरी तरह इंतज़ाम कर लिया है। अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर मनोज भाई के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह चौंक गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे सब कुछ सच-सच बता दें कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने फ़ोन रख कर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं। मैं यहाँ फूफा जी की बीमारी की वजह से आया था, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे अपना गुलाम बनाकर रख लिया। मेरी अपनी भी एक ज़िंदगी थी और कुछ ख्वाहिश थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपना गुलाम बनाकर रख लिया और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। मैं वापस अपने शहर जाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने जाने नहीं दिया और तुम किस तरह मुझसे रिश्ता बना ले। मैं थक हारा जॉब से लौटता और आराम करना चाहता, लेकिन तुमने मुझे सुकून न लेने दिया। कभी पढ़ाई के बहाने मुझे तंग करती तो कभी फालतू काम मेरे सर पर डालती। मुझे तुम्हारा यूं जबरदस्ती मेरे गले पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई थी। तुम मेरे फ़ोन भी काट देती थी और जब दिल चाहता मेरा फ़ोन मुझे बताए बिना ऑफ कर देती, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी मंगेतर मुझे फ़ोन करती है, लेकिन उसके बाद भी तुम उसका फ़ोन काट देती। तुम्हारी वजह से हर रोज़ हम दोनों में झगड़े होने लगे। मेरी मंगेतर नेहा चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे रोने धोने की वजह से लाचार होकर रुक जाया करता। नेहा मुझ पर शक करने लगी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे और तुम्हारे दरमियान रिश्ता बन चुका है। इसलिए परसों रात उसने मुझसे फ़ोन पर साफ साफ कह दिया, अगर मैं लौटकर वापस न आया तो वो मंगनी तोड़ देगी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसे अपनी पसंद की मंगनी की थी। हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है। तुमने मुझे इस कदर लाचार कर दिया कि मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं तुम्हें इस बात का सबक सिखाऊं कि ज़बरदस्ती किसी से रिश्ते नहीं बनाए जाते। मुझे तुम लोगों की मदद करने में कोई ऐतराज़ नहीं था, ना ही मुझे तुम्हारे पास आना बुरा लगता था, लेकिन हर रिश्ते की एक हद होती है। तुम तो पूरी तरह मेरे सर पर इस तरह सवार हो गई थी कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर गुजरा जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं बुरा नहीं था, ना ही मेरी नीयत थी तुम्हारे लिए कोई ऐसा वैसा था, लेकिन तुम्हारी अपनी हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ गलत हरकत कर गया और मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। उन्हें अपने किए का एहसास था और मुझे अपनी गलती का, लेकिन वह सब कुछ ठीक नहीं हो सकता था जो मुझ पर गुजर चुका था। अगली सुबह जब मैं कमरे से निकली तो मम्मी ने बताया कि मनोज अपने शहर वापस जा चुका है। मम्मी मुझसे जानना चाहती थी कि यह सब किसने किया, लेकिन आज मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं था। मैंने अपने मुँह पर पूरी तरह ताला लगा लिया। मेरी वजह से पहले ही मनोज भाई नेहा को खोने वाले थे और अगर ये बात दुनिया वालों के सामने आती तो शायद उनका और नेहा का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता। मैं दिल से मनोज भाई को अपना भाई मानती थी और अब उन्हें दर्द नहीं पहुंचाना चाहती थी। अपनी कम उम्र और कम दिमाग की वजह से मैंने उन्हें पहले ही बहुत परेशान कर दिया था। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन यह बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई थी कि हम किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती बांध कर नहीं रख सकते। अगर हम किसी पर सवार होंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ता ही है। तो दोस्तों, मेरी कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और किसी से भी कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता ना बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।